बागेश्वर सरकार अब क्या सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। ये बात इसलिए क्योंकि बाबा यात्रा पर निकलने वाले हैं। इस दौरान वो 121 किलोमीटर चलेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बाबा लोगों को मैसेज भी देने वाले हैं। बाबा का प्रभाव मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक है, बुंदेलखंड से लेकर अवध तक है। अब सवाल यह है कि बाबा लोगों को क्या मैसेज देंगे। कांग्रेस और बीजेपी दोनों बेचैन हैं। सीएम, एक्स सीएम दोनों बाबा से आशीर्वाद मांग रहे हैं। बागेश्वर सरकार आखिर किसके साथ हो? मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं शिवराज सिंह चौहान, मैं अरविंद केजरीवाल, मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू भारत के संविधान के प्रति 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 सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत का राष्ट्रीय धर्म पंथ निरपेक्ष संविधान से तय होता है, लेकिन इसी संविधान की दुहाई देकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम भी चल पड़ी है। इस मुहिम के अगुआ हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा। खंड था, कितने टुकड़े नहीं भय, पहले तो इस पर बात करें। कितने टुकड़े नहीं भय और किन किन को हमने देश नहीं दिया। अब एक हिंदुस्तान को हिंदुओं को दे दो साहब। और हम ये नहीं कह रहे कि आप भगो, हमें सिखों भी चाहिए, मुस्लिम भी चाहिए, ईसाई भी चाहिए। हमारे हिंदू राष्ट्र में सब रहेंगे, क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र कल्प वृक्ष होगा जिसकी छाया में सब बैठेंगे। इन दिनों मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में श्री राम चरित्र चर्चा कर रहे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की अपनी इसी मुहिम के बीच एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसकी गूंज मध्य प्रदेश की राजनीति तक सुनाई पड़ गई होगी। बागेश्वर धाम सरकार एक पैदल यात्रा निकालने जा रहे हैं। ये यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा यानी राम राजा दरबार तक की होगी। ये यात्रा करीब 121 किलोमीटर की होगी। हमने विचार किया है कि बागेश्वर धाम से राम राजा ओरछा तक एक यात्रा निकाले, और इस यात्रा का पैदल यात्रा, इस यात्रा का उद्देश्य ही सिर्फ सामाजिक समरसता और बुंदेलखंड का विकास। हम कोई राजनीति में नहीं है, न हमें किसी सरकार से कोई अपेक्षा है। हम लोगों को जगा सकते हैं। जो हमारी ऋषि परंपरा और संत परंपरा में है वो हम अपना कार्य कर सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, और संविधान 25 अनुच्छेद के अनुसार। अभी कुछ हफ्ते पहले तक एक यात्रा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी निकाल रहे थे। पिछले साल नवंबर में राहुल गांधी की यात्रा जब मध्य प्रदेश की धरती पर थी, तब राहुल गांधी ने हिंदुत्व का चोला ओढ़ा था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही नर्मदा आरती भी की थी। महाकाल को साष्टांग प्रणाम किया था। मध्य प्रदेश की धरती पर ही राहुल ने पहली बार कहा था कि मैं यात्रा नहीं तपस्या कर रहा हूं। मेरे साइड से ये मेरी जिम्मेदारी है और एक तरह से मेरी तपस्या है। अब जब एक पैदल यात्रा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री निकालने जा रहे हैं, तो इसकी वजह और इसकी टाइमिंग दोनों पर राजनीति की नजरें टिकी हुई हैं। दावे के मुताबिक अपनी यात्रा से समाज को जोड़ने चले हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, लेकिन ये सब होगा एमपी के विधानसभा चुनावों के पहले। वैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी यात्रा निकाले उसके पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दोनों बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान 18 फरवरी को बागेश्वर धाम में आयोजित 121 कन्या विवाह महोत्सव में शामिल हुए थे। ये कार्यक्रम धार्मिक था, सामाजिक था, नैतिक था, लेकिन इससे जो राजनीतिक संदेश निकला वो राजनीति को पढ़ने वाला हर एक व्यक्ति समझ जाएगा।
हाथ में देखो भाई, हम किसी पार्टी के नहीं है, ये बात तो दिमाग से निकाल देना। हम बजरंगबली की पार्टी के हैं, लेकिन हमारे बगल में यहाँ के जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के विराजमान, अभी हम बैठे बैठे चाय पी रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बोले गुरुजी अभी अभी हमने एक ऐसी योजना निकाली है कि हर गरीब बेटी को 1000 रुपया पर महीना दिया जाएगा। हमने तुरंत सबकी तरफ से कह दिया थैंक यू वेरी मच माय डियर। मैंने कहा बहुत अच्छा। और आपने भी कहा कि गुरुजी आप भी कन्या विवाह करवा रहे हो, हम भी पूरे भारत को, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, हम इनकी महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आपने पूरे भारत को एक नई लाइन दी है, कन्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, जो मध्य प्रदेश से ही प्रारंभ हुई थी, पहले नंबर। फिर अन्य प्रदेशों ने इस बात को फॉलो किया था। अब देखो, कोई ऐसा काम करे तो धन्यवाद और आशीर्वाद का पात्र तो है ही है। नबी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद लेने कमलनाथ तो शिवराज सिंह चौहान से भी पहले पहुंचे थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलकर कमलनाथ ने कहा था कि मैं हनुमान जी की शरण में आया था ताकि मध्य प्रदेश का भला हो। मैं हनुमान जी के दर्शन करने, प्रार्थना करने आया था कि मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे। आज मध्य प्रदेश में जो चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना हम सब मिलके करें। महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया? कमलनाथ जी, महाराज जी ने क्या आशीर्वाद दिया है? महाराज जी ने आशीर्वाद मुझे आवश्यक दिया और वो सबको आशीर्वाद देते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की गतिविधियों से एमपी की राजनीति प्रभावित होती दिख रही है, लेकिन उनका हिंदू राष्ट्र का मुद्दा ऐसा है जिसका असर पूरे देश में हो सकता है। जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हिंदू राष्ट्र की मुहिम चला रहे हैं, तब बीजेपी की राजनीति में हिंदू राष्ट्र की मांग तो नहीं है, लेकिन भारत की संस्कृति सनातन है, ये राष्ट्र सनातन है। ये बात तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कहने से संकोच नहीं करते। योगी जी, आपने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था और आपने कहा था कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। मैं फिर बोलता हूं इस बात को, मैं बार बार बोलूंगा इसको, सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। तो इससे बाकी धर्मों का क्या होगा? हमने किसी का विरोध तो नहीं किया ना। तो राष्ट्रीय धर्म एक होगा तो दूसरे धर्म क्या कहलाएंगे? सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबको जोड़ने की सामर्थ्य रखता है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो सुदैव कुटुंबकम। इसके अलावा सनातन धर्म के अलावा कोई और नहीं बोल सकता। सनातन पर योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वैसा ही तो भारत का सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। हिंदुत्व जीवन पद्धति है। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार अपने फैसलों में ये बात कही है। इसलिए 80% हिंदुओं के देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद पर सेकुलरवादियों के हमले के बावजूद समर्थन पा रहे हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी के शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं। महाराज अब उस भगवान के अनुग्रह से व्यक्ति को जो सूक्ष्म जगत है, जो अदृष्ट है, उसका भी उसकी अनुभूति होती है। और लेकिन ये विशुद्ध रूप से गुरु कृपा और भगवत कृपा से होता है। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी एक गुरु की कृपा, भगवत कृपा के कारण से बालाजी महाराज जी की कृपा होती। अब जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पैदल यात्रा निकालेंगे तब सवाल पब्लिक का है कि एमपी में फिर कमल खिलेगा या कमलनाथ आएंगे? क्या ये बागेश्वर धाम सरकार तय करेंगे? क्या यात्रा से हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मुहिम अपने दूसरे चरण में पहुंचेगी? और क्या सनातन की धर्म ध्वजा और पंथ निरपेक्ष संविधान 2 अलग अलग रास्ते हैं या एक ही हैं? हम भारत के लोगों को ये बताना चाहते
छोटे से गांव में पैदा हुआ एक छोटा सा आदमी पूरी दुनिया के धर्म विरोधियों को अगर हिला सकता है तो तुम अपने संकटों को नहीं हिला। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। हमारा प्रण है, हम हिंदुओं को जगा कर रहेंगे रहेंगे रहेंगे। चलिए बढ़ते आगे, रुख अगली खबर का कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सीएम राइज स्कूल से महिला टीचर के क्लासरूम के अंदर नमाज पढ़ने का वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रही शिक्षिका प्राइमरी क्लास में नमाज पढ़ती हुई नजर आ रही है, जबकि क्लासरूम से बच्चे नदारद हैं। टीचर पर आरोप लगाया जा रहा है कि नमाज पढ़ने के लिए टीचर ने बच्चों को क्लासरूम से बाहर कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। संस्कृति बचाओ मंच नाम की संस्था ने चेतावनी दी है कि अगर शिक्षिका पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो सभी स्कूलों में जाकर आग्रह करेंगे कि हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए। मुझे लगता है कि शिक्षा के मंदिर को अगर धर्म से जोड़ा जाएगा या वहां पर इस प्रकार की अगर गतिविधियां संचालित होती हैं तो ये संस्कृति बचाओ मंच भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और कल से हम अगर मान लीजिए हम हनुमान चालीसा पढ़ाने लगे, सारे देवी देवताओं के फोटो लगाइए, हमारे यहाँ तो प्रतिदिन त्योहार है, नवरात्रि आ रही है, होली आ रही है, स्कूल में ही होली भी जलवाते हैं। टीचर को ये सोचना चाहिए, ठीक है आप 5 वक्त के नमाजी, कोई दिक्कत नहीं, हर आदमी को अपने देवता की आराधना करने का पूर्ण अधिकार है। आप मुझे बताइए क्या 5 वक्त के आप अगर नमाजी हैं तो 5 वक्त आपको छुट्टी दे दी जानी चाहिए? नवरात्र में हमारे यहाँ के दी जाती है क्या छुट्टी? दूसरी चीज ये भी जानकारी में आया कि टीचर जो है उस समय बच्चों को बाहर कर देते हैं। ये क्या कोई टाइम आपने फिक्स करके रखा हुआ है? उन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो संस्कृति बचाओ मंच भोपाल के हमारे हिंदूवादी टीचर जो हिंदुओं के टीचर हैं, तो अधिक तो संख्या हिंदुओं के टीचर की, कल से हम पूरे टीचरों को बोलेंगे कि आरती करो। चले बढ़ते आगे, रुख अगली खबर का करते हैं। कहते हैं कि संस्कार पैसों से नहीं आते हैं। कल दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में लोगों ने इसे साक्षात देखा है। हिंदुस्तान को G20 की मेजबानी मिली है, शहर सजाए जा रहे हैं और उसी के लिए गमलों में फूल गुरुग्राम की सड़कों पर रखने थे, लेकिन 40 लाख की गाड़ी वाले भी गमले चुराते देखे गए हैं। इस तस्वीर के बाद हर तरफ लोगों में गुस्सा था और आज पुलिस ने गमला चोर के आरोपियों को पकड़ भी लिया। ये गमला चोर कौन है, इसे देखें और खुद कभी ऐसा न करें, इसकी सीख भी लें। ये काले रंग की लैविश गाड़ी, 40 लाख रुपए गाड़ी की कीमत। अमीर घराने के लोग और चुराकर क्या ले गए? 40 रुपए के पौधे। साइबर सिटी गुरुग्राम की चमचमाती सड़कें इस वक्त सुंदर फूलों से सजी हैं। दहलिया, गेंदा, गुलाब, तमाम तरह के पौधे सड़क के किनारे लगाए गए। मौका है G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक का, जो आज से गुरुग्राम में शुरू हो चुकी है। लाल, पीले, नीले, गुलाबी फूलों के बीच बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है वेलकम टू गुरुग्राम। बोर्ड के ठीक बगल में लगी एक पेंटिंग तैयार की जा रही है और पेंटिंग पर गीता का बहुत सुंदर उपदेश लिखा गया। पेंटिंग में श्री कृष्ण का अर्जुन को उपदेश लिखा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता के इस उपदेश के साथ एक और बात पते की है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। फूलों के गमले चुराते दिख रहे व्यक्ति का नाम है मनमोहन यादव। गाड़ी की डिग्गी खोली और एक के बाद एक 7 पौधों को अपनी गाड़ी में रख लिया। गमला चोरी का यह वीडियो 28 फरवरी का बताया जा रहा है, यानी आज 1 मार्च को गुरुग्राम में होने वाली G20 की बैठक के लिए तैयारियां की जा रही थी। इसी के तहत पूरे शहर को सजाया जा रहा था। उसी गुरुग्राम के निवासी मनमोहन यादव को लगा कि मुफ्त का माल सड़क पर है, अपने साथ ही लिए चलते हैं। बस फिर क्या था, दोनों ने गाड़ी सड़क पर पार्क की और गमले गाड़ी में रखने शुरू किए। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। G20 समिट की थीम है एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। लेकिन लगता है कि चोरी करते दिख रहे मनमोहन जी को राष्ट्र की संपत्ति और निजी संपत्ति के बीच का अंतर नहीं पता, या यूं कहें कि मानो उनके साथ माल मुफ्त दिले बेरहम हो गया। मनमोहन जी को लगा कि जब पूरी पृथ्वी एक ही परिवार है तो कोई चीज उठाने से पहले क्या सोचना? बड़ा परिवार में कोई किसी से पूछकर सामान उठाता है क्या?
चाचा की चप्पल ले ली, भैया का तौलिया ले लिया, पापा की कार की चाबी ले ली। लेकिन गुरुग्राम पुलिस छोड़ने वाली कहां थी? गुरुग्राम पुलिस को जैसे ही मामले का पता लगा, पुलिस ने भाई साहब के खिलाफ मामला दर्ज किया और भाई साहब मनमोहन यादव को गिरफ्तार किया। गुरुग्राम पुलिस ने ट्वीट कर लिखा, गमलों की चोरी करने वाले आरोपी मनमोहन को गिरफ्तार कर लिया गया और चोरी किए गए गमले और चोरी में प्रयोग गाड़ी बरामद की जा चुकी है। हाँ, कल एक जीएमडी की तरफ से कंप्लेंट आई थी जिसपे हमने कल ही केस रजिस्टर कर दिया था और जब वीडियो फुटेज को चेक करके नंबर जो उसमें आया उसको चेक किया गया तो उससे पता चलेगा कि वो कौन लोग हैं और उनमें से जो एक एक्यूज्ड है मनमोहन, उसको कल शाम को ही गिरफ्तार कर लिया गया है और जो चोरी हुए गमले थे वो और जो गाड़ी जो उसमें यूज की गई थी उन दोनों को सीज कर लिया। क्या कुछ मंशा थी सर, क्यों चुराए गए ये गमले? अब मंशा तो गमले हैं, क्या मंशा हो सकती है कोई क्या कह सकते हैं इसमें, लेकिन शायद सुंदर लग रहे थे और साथ में जो उनके सेकंड एक्यूज्ड है नवाब सिंह है, वो जीएमडी का एक ऑफिसर। मामला जब ट्विटर पर उछला तो लोगों ने खूब मजे लिए। गमला चोरी के जुर्म में एक यूट्यूबर को भी लपेटा गया। मशहूर यूट्यूबर एल्विस यादव को आरोपी मनमोहन यादव का रिश्तेदार बताया गया। ये कहा गया कि गाड़ी एल्विस की है। उनके वीडियो में इस्तेमाल की गई गाड़ी के स्क्रीनशॉट निकालकर उसका नंबर और गमला चोरी की गाड़ी का नंबर आपस में मैच किया गया। 30 मिनट लंबे वीलॉग से खोज कर लोगों ने गाड़ी के नंबरों का मेल मिलाप करवाया। एक भैया ने तो यहां तक बता दिया कि YouTube पर एल्विस के किस वीडियो पर कितने मिनट और कितने सेकंड पर गाड़ी की नंबर प्लेट दिख जाएगी। कमाल है भाई। चोर को पकड़ने में इतनी तत्परता तो गुरुग्राम पुलिस ने नहीं दिखाई जितनी इन लोगों ने दिखा दी। हालांकि बात यह भी सामने आई कि दोनों गाड़ियों का नंबर मिलता है, पर एल्विस ने दावा किया कि गाड़ी उनकी नहीं है। एल्विस ने ट्वीट कर लिखा, सिर्फ इसलिए कि मुझे एक बार कार में देखा गया इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसका मालिक हूं। कुछ गंदी सोच वाले लोग जिन्हें झूठी कहानी गढ़ने की आदत है, वो एक बार फिर झूठी कहानी लेकर आ गए। ये देश के पीएम को भी नहीं छोड़ते तो मुझे तो भूल जाओ, आप उनसे इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते। एल्विस ने खुद पर गलत आरोप लगाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दे दी। एल्विस सफाई देते देते थक गए, लेकिन कुछ लोगों ने तो एल्विस की बीजेपी नेताओं के साथ पुरानी तस्वीरें शेयर करना शुरू कर दी, जिसमें एल्विस वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ नजर आ रहे हैं। यानी कि गमला चोरी के संगीन अपराध का पता लगाने के लिए हर एक तह तक इन्वेस्टिगेशन की गई। एक तरफ पीएम मोदी चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड पावर बने, G20 के लिए पूरे देश में तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ देश का सिर झुकाने वाली इस तरह की खबरें सामने आती हैं। G20 के लोगों के अनावरण के वक्त पीएम मोदी ने भारत और दुनिया के बारे में क्या कहा था, उसे याद करना जरूरी है। भारत के लिए ये समिट केवल एक डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं है। भारत इसे अपने लिए एक नई जिम्मेदारी के रूप में देखता है। भारत इसे अपने प्रति दुनिया के विश्वास के रूप में देखता है। सुना आपने, भारत G20 की अध्यक्षता को अपने प्रति दुनिया के विश्वास के रूप में देखता है। हमें ख्याल रखना है कि विश्वास किसी भी कीमत पर खोने ना पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। आदित्यनाथ ने आज कई मुद्दों पर क्लैरिटी दे दी। बाहुबली अतीक अहमद का परिवार जिसने योगी को चिट्ठी लिखी थी, उसका जवाब एक्शन में मिला। प्रयागराज में 48 घंटे पहले जहां अतीक की पत्नी और परिवार राइफल तलवारों के बीच थे, वहां बुलडोजर पहुंचा। फिर जो हुआ उसे पूरे देश ने देखा। सवाल यह है कि बुलडोजर वाले एक्शन के बाद क्या अब गाड़ी पलटने वाली है? इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। हम लोग संकल्प करते हैं और उन संकल्पों के आधार पर ही हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया। सूबे की कमान अगर सधे हुए कप्तान के हाथ में हो तो नतीजा क्या होता है, वो इन तस्वीरों को देखकर बखूबी समझा जा सकता है। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के अगले दिन योगी आदित्यनाथ ने सदन में शपथ ली कि माफिया अपराधियों को मिट्टी में मिला दूंगा। 5वें दिन नतीजा सामने है।
1 मार्च को बाहुबली अतीक अहमद के करीबी जफर अहमद के घर पर योगी का बुलडोजर चला। अतीक की पत्नी के घर को भी बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर चलने से पहले पुलिस ने जफर अहमद के घर की तलाशी ली तो मौके से 2 राइफल और तलवार भी बरामद हुई। सवाल उठा कि इन हथियारों का इस्तेमाल भी कहीं उमेश पाल की हत्या में तो नहीं किया गया था। पप्पू नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया है। बताया ये जा रहा है कि पप्पू इस पूरे वारदात में शामिल शूटर मोहम्मद गुलाम का बेहद करीबी है। फिलहाल एसटीएफ की जो टीम है वो पप्पू से पूछताछ कर रही है और कहा यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि उसके पास से कुछ अहम सुराग मिले हैं, अहम कुछ खुलासा हुआ है। तो निश्चित तौर पे जो छापेमारी के साथ साथ जो कार्रवाई का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पुलिस को इस बात की आशंका है कि जो शूटर है, जो वारदात में शामिल रहे हैं, वो नेपाल भाग सकते हैं। लिहाजा नेपाल के जो समीपवर्ती जो सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर अब जो पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और कहा यह जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। जफर अहमद के घर पर रेड में पुलिस प्रशासन को एक पोस्टर भी मिला है जिसमें अतीक अहमद के साथ एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की फोटो लगी है। हालांकि ये पोस्टर 2022 का है, लेकिन सवाल पब्लिक का ये है कि आखिर अतीक अहमद का एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से क्या कनेक्शन है। अभी तक आपने देखा कि 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद जिस जफर के घर पर शूटर्स की अतीक की पत्नी से मीटिंग हुई, योगी की पुलिस ने उस घर पर बुलडोजर चला दिया। एफआईआर में नामजद आरोपी शाइस्ता के घर पर भी एक्शन हुआ और योगी आदित्यनाथ का एक कमिटमेंट पूरा हुआ। वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, कौन जिला ऐसा नहीं था जिसमें एक नया माफिया न खड़ा हुआ? कौन जिला था? कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, कहीं खनन माफिया थे, कहीं पशु माफिया थे, कहीं वन माफिया थे, कहीं भू माफिया थे। प्रयागराज गोलीकांड के बाद अतीक एंड फैमिली की कुंडली एक बार फिर खुली है। अतीक एंड फैमिली का जो क्राइम कनेक्शन सामने आया है उसका नेक्स्ट चैप्टर है अतीक का बेटा असद, जो शूटआउट के वक्त गोली चला रहा था, जमाने को अपनी विरासत की धमक सुना रहा था, लेकिन इस वक्त वो भागा भागा फिर रहा है। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ ने उसके लखनऊ के यूनिवर्सल अपार्टमेंट वाले घर पर छापा मारा, जहां असद तो नहीं मिला, लेकिन उसकी कुछ इंफॉर्मेशन पुलिस को जरूर मिली और 2 लग्जरी कारें भी बरामद की गई। माफिया अतीक अहमद के बेटे और 50,000 के इनामी बदमाश असद को दबोचने के लिए यूपी पुलिस ने धरपकड़ तेज कर दी है। लखनऊ के महानगर में यूनिवर्सल अपार्टमेंट में छापेमारी इसी का नतीजा है। 202 नंबर दूसरा तल जहां पर अतीक अहमद का फ्लैट था, देखिए ये वो फ्लैट है। यहां पर यूपी एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस की यूनिट ने रेड डाली है, अपार्टमेंट की तलाशी ली है। जो जानकारी मिली है यूपी एसटीएफ को उसके मुताबिक यहां पर 24 तारीख की रात में कुछ लोग निकले हैं। इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि घटना को अंजाम देने के बाद कुछ लोग यहां पर पहुंचे हों और उसके बाद यहां से वो किसी सुरक्षित और महफूज ठिकाने की ओर चले गए हों। अब सवाल उठता है कि अतीक का बेटा असद कहां गायब है? क्या वो यूपी या फिर देश से बाहर निकल चुका है? एक और सनसनीखेज सवाल वो ये कि क्या प्रयागराज हत्याकांड को अतीक और मुख्तार ने मिलकर अंजाम दिया? पुलिस सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद का बेटा असद नेपाल भागने के फिराक में है। उसका साथी गुड्डू मुस्लिम का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है। गुड्डू मुस्लिम का मुख्तार अंसारी के भाई से अच्छा नाता है। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि उमेश पाल हत्याकांड को भले ही अतीक एंड सन्स ने अंजाम दिया हो, लेकिन आरोपियों की इलाके से सेफ एग्जिट की जो जिम्मेदारी थी वो मुख्तार गैंग को सौंपी गई थी। और इस थ्योरी को इस बात से भी मजबूती मिलती है क्योंकि मुख्तार के भाई ने पिछले दिनों बरेली और लखनऊ जेल में अतीक अहमद के भाई और उसके बेटे से मुलाकात की थी। बहरहाल एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। यूपी पुलिस नेपाल बॉर्डर से बिहार तक दबिश दे रही है। प्रयागराज हत्याकांड के दोनों प्लान के तार सुलझा रही है। एसटीएफ और बाकी एजेंसियां मुख्तार और अतीक के इस रूट को डिकोड करने में जुटी हैं।
प्रयागराज हत्याकांड के बाद की पूरी टाइमलाइन पर अगर आप गौर करें तो यह करीब करीब साफ हो जाता है कि महज 6 दिन के भीतर योगी आदित्यनाथ ने कमिटमेंट को बहुत हद तक पूरा कर दिया है। 24 फरवरी को प्रयागराज में राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल और उसके गनर की हत्या के अगले दिन योगी ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खाई थी। एसटीएफ को जिम्मेदारी सौंपी। 48 घंटे के भीतर एसटीएफ के ऑपरेशन शूटआउट का आरोपी अरबाज ढेर कर दिया गया। 27 फरवरी को हत्याकांड के आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया। इसके बाद आरोपियों की तस्वीरें भी वायरल होने लगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ आरोपी सदाकत और गुलाम की फोटो भी दिखी, जिस पर योगी आदित्यनाथ ने आज चुटकी ली। कल मैं देख रहा था पूरे टेलीविजन रंगे हुए थे प्रयागराज की घटना को लेकर के। पूरी घटना का जो साजिश करता है उसकी फोटो वायरल हो रही थी। साजिशकर्ता की फोटो वायरल हो रही थी कल, और कोई उससे भाग नहीं सकता। लोग कहें कि साहब सोशल मीडिया का जमाना है, लोग कुछ कर लेंगे। अरे हाथ मिला रहे हैं, पीछे आपकी पार्टी का सिंबल लगा हुआ है, और तब भी आप उससे मुंह मोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस जैसे जैसे उमेश पाल हत्याकांड की साजिशों के तार सुलझा रही है, अतीक एंड फैमिली दहशत के मारे कांप उठी है। पुलिस के बाद ईडी के एक्शन से अतीक एंड फैमिली के होश भागता है। इसके कुछ और पन्ने पलटेंगे। पहले इस हत्याकांड से जुड़ा एक और चौंकाने वाला खुलासा जान लीजिए। पुलिस सोर्सेज के मुताबिक 24 फरवरी को शूटआउट वाली लोकेशन पर पीली शूटआउट वाली लड़की मोबाइल फोन से वीडियो बना रही थी। पुलिस को उस लड़की की तलाश है। इसकी पड़ताल टाइम्स नाउ नवभारत ने भी की है। उमेश पाल की जो गाड़ी है वो एक क्रेटा कार यहाँ पे रुकती है, और उसके बाद पीछे से जो बदमाश हैं वो आते हैं और उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। और उन्हीं बदमाशों में से एक जो बदमाश है वो इस इलेक्ट्रिक की दुकान में छिपा हुआ था और यहाँ से निकलता है और वो गोलियां दागना शुरू करता है। तो दूसरा बदमाश जो है वो यहीं पर बम चला रहा था। और इन सब के बीच में जो लोग थे, जो आसपास के लोग थे, जो गाड़ियां इधर से गुजर रही थी, वो यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर रुक जाती है। बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो गाड़ी छोड़कर फरार हो जाते हैं। और इन सब के बीच में तभी एक लड़की अपने साथी के साथ आगे आती है। वो पीले रंग का सूट पहनी है, अपने गले में वो आई कार्ड लटकाए है, और इन सब के बीच में वो वीडियो बनाना शुरू करती है। और बेखौफ अंदाज में घटना के बमुश्किल से 5 या 10 सेकेंड बाद वो उसने पूरा तसल्ली के साथ इस घटनाक्रम का वीडियो बनाया, और उसके बाद वो कार में बैठती है, अर्टिगा कार में, और अपने साथी के साथ आगे बढ़ जाती है। तो देखा आपने, पुलिस एक्शन में है। योगी सरकार पूरी तरह सख्त है। नतीजा सामने है। 3 करोड़ का बंगला मिट्टी में मिल चुका है। अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ की पत्नी रूबी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद बाहुबली अतीक के घर खलबली मची है। और अब तो अतीक अहमद को गाड़ी पलटने का डर भी सता रहा है। माफिया अगर कहीं छुपे होंगे, उनके ठिकानों पे उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही है। इनको पाताल लोक से भी खोज कर लाएंगे कि जहां कहीं जाके छुपे होंगे, इनको वहां से हम खोज कर लाएंगे। और इतना जरूर कहना चाहते हैं, जब ये पकड़े जाएं कहीं, तो गाड़ी में बैठते समय ज़्यादा हाय तौबा ना करें, नहीं तो ड्राइवर असंतुलित होकर, डिस्टर्ब होकर कहीं गाड़ी पलट ना जाए। प्रयागराज हत्याकांड में अभी तो महज 2 घरों पर बुलडोजर चले हैं। प्रयागराज प्राधिकरण ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 40 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है। प्राधिकरण ने इन लोगों के मकान और संपत्तियों के दस्तावेजों की फाइल खंगाली है। हत्याकांड में अतीक की मदद करने वालों के खिलाफ बुलडोजर वाले एक्शन की और तैयारी की जा रही है। सूत्रों की माने तो अगले 2 दिन में इन करीबियों के खिलाफ बड़ा एक्शन होने वाला है। जानकार तो यहां तक बता रहे हैं कि योगी के लॉ एंड ऑर्डर को चुनौती देकर अतीक अहमद ने बड़ी भूल कर दी है, और इसकी बानगी दिखने भी लगी है। माफिया की ठसक मिट्टी में मिलने लगी है। करोड़ों के बंगले में रहने वाली फैमिली दर बदर भटकती फिर रही है। प्रयागराज से आशुतोष सिंह और लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत।
तो देखा आपने, पुलिस एक्शन में है। योगी सरकार पूरी सवाल उठाए जा रहे हैं, कांग्रेस को जवाब देते नहीं बन रहा। इधर मनीष सिसोदिया को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ होती दिख रही है, पूरी पार्टी कंफ्यूज है, क्या करें। इधर नरेंद्र मोदी है जिन्होंने तीनों फ्रंट पर देश के लिए लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। वो फ्रंट क्या है और राहुल गांधी की तस्वीर को लेकर सवाल आखिर क्यों है, देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है। सत्याग्रह का मतलब सत्ता के रास्ते को कभी मत छोड़ो। – 2023 के राजनीतिक अखाड़े में मुद्दा शह और मात का नहीं है, घात प्रतिघात का नहीं है, वाद विवाद का नहीं है, बल्कि मुद्दा है सत्ता बनाम सेवा का, मुद्दा है विजन बनाम कंफ्यूजन का। – 2024 के समर से पहले कांग्रेस अपनी भूमिका लिख रही है। विपक्ष की दूसरी पार्टियां नए साथी खोज रही हैं। गठबंधन बनेगा या महागठबंधन, माथापच्ची उस पर चल रही है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली की सियासी जमीन से उठी लहर पर कांग्रेस दो धड़ों में बटी दिख रही है। तो सवाल पब्लिक का यही है कि आखिर चुनावी मंच पर पहला दृश्य है क्या? तो पहला दृश्य ये है, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी शराब घोटाला मामले में हुई तो एंटी मोदी सियासी लॉबी खूब एक्टिव हुई। लेकिन असली परीक्षा तो लगता है कांग्रेस के हिस्से में आई है। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर सिसोदिया मुद्दे पर आधे इधर हैं, आधे उधर। हाथ कंगन को आरसी नहीं, अशोक गहलोत और अजय माकन के आपस में टकराते बयान सुन लीजिए। कई मनीष सिसोदिया अरेस्ट हो चुके हैं देश के अंदर, आपको हमको मालूम नहीं, वो तो डिप्टी सीएम में मालूम पड़ रहा है। इनकम टैक्स सीबीआई का आतंक है, जुडिशल दबाव में है, इलेक्शन कमीशन दबाव में है। मनीष सिसोदिया से जरा सी भी हमदर्दी रख रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि वो इस बात को समझ लें कि ये सीधे के सीधे ओपन एंड शट भ्रष्टाचार का मामला है और ये बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर शराब का, लिकर का स्कैम हुआ है। इसको उस तरीके से देखना चाहिए। तो क्या विरोधाभास और खेमेबाजी के जिस भंवर में कांग्रेस के डूबरे उतराने की बात कही जाती है, सिसोदिया के मुद्दे पर वही विरोधाभास, वही खेमेबाजी एक बार फिर उजागर हो रही है? और क्या एक बार फिर कांग्रेस में राहुल बनाम खड़गे की लाइन आपस में एक दूसरे को काट रही है? दरअसल सूत्र ये बताते हैं कि राहुल गांधी 2024 में कांग्रेस की राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी, टीएमसी, बीआरएस और सपा जैसी पार्टियों को मुफीद नहीं मानते हैं। यही वजह है कि अजय माकन जैसे नेता लगातार सीधे तौर पर सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध करने वालों को नसीहत देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बात साफ है कि कांग्रेस में दो गुट है, एक राहुल गांधी का और दूसरा मल्लिकार्जुन खड़गे का, और दोनों में टकराव न सिर्फ मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भी है, बल्कि 2024 में विपक्षी पार्टियों के साथ गठबंधन को भी लेकर। चौबीस की जंग में मोदी की चुनौती विपक्षी एकजुटता या कांग्रेस नहीं, बल्कि ये तीन है। G20 सम्मेलन को पूरी तरह सफल बनाना, 2023 में अल नीनो की चुनौती से भारत को बचाना और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना।